बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन के शॉर्ट रन के मुख्तलिफ जो ऑप्शंस थे, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ थी, वो आपको बताई थी। और थोड़ा सा आपको जो है वो याद दिला दें कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था और आज क्या करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जो है तफसीलन पिछले लेक्चर में बताया था। हमने बताया था आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट, गुड्स आर होमोजीनियस, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, राइट। ये सारी जो कंडीशंस हैं जो परफेक्ट कंपटीशन के लिए हैं, और फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट है, डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन्स द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, राइट। सो ये सारी जो है ना आपको जो है ना वो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। अभी जो हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है वो ये कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस की बात हम करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट रन उस अरसा वक्त को कहते हैं जिसमें आप ना तो नया कारखाना लगा सकते हैं, ठीक है, और ना आपके पास इतना वक्त होता है कि आप हर चीज़ और बिज़नेस वाइंड अप करके और अपनी जो एसेट्स हैं उनको बेच के मार्केट से चले जाएं, ठीक है। तो आपको जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट जो है वो फेस करनी होती हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही होती, आउटपुट पर डिपेंड नहीं कर रही होती, ठीक है। आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो, कम हो रही हो, या आपने प्रोडक्शन बंद भी कर दी है तो ये आपको फिक्स कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है आउटपुट पर, ज़्यादा आउटपुट होगी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी, कम आउटपुट होगी कम वेरिएबल कॉस्ट होगी। आपको याद है हमने आपको बताया था कि कैपिटल और जो बिल्डिंग है आपकी, ये सारे आपके फिक्स कॉस्ट में आते हैं, और लेबर जो है ये आपके वेरिएबल कॉस्ट में आती है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि 5 तरह के जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं शॉर्ट रन के अंदर फर्म के इक्विलिब्रियम के, ठीक है। फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, फर्म नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, फर्म नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, ठीक है। फर्म को एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, और एक सूरत हाल ऐसी होती है जिसमें आपकी शट डाउन यानी कि कारखाना बंद करने की सूरत हाल आ जाती है, ठीक है, कि आपको अब बंद कर देना जो है ज़्यादा फ़ायदा मंद है, यानी कि बंद कर देने से आपकी जो कॉस्ट है वो कम है, यानी कि आपका जो लॉस है वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट से भी ज़्यादा है। जब आपका लॉस आपकी फ़िक्स कॉस्ट से भी ज़्यादा हो तो वो उस सूरत हाल को हम शट डाउन की सूरत हाल कहते हैं, ठीक है। ये बातें आपको मैंने याद दिलाने के लिए बताई, ठीक है। अब हम लॉन्ग रन की बात करेंगे। अब ये लॉन्ग रन एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट वाली कंडीशन जो है ना वो काम कर रही होती है। अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट एबनॉर्मल है, ठीक है, तो जो बाहर बैठी फर्म्स है ना वो मार्केट के अंदर आ सकती हैं और आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उससे जो वो प्रॉफिट है वो शेयर होकर दोबारा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसी सूरत हाल हो कि मार्केट के अंदर लॉस हो रहा हो तो जो कमज़ोर फर्म्स होती हैं वो मार्केट छोड़ के चली जाती हैं, जिससे सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे लॉस जो है वो ख़त्म होकर नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाए। तो लॉन्ग रन एक ऐसी सूरत हाल, सिर्फ एक ही सूरत हाल होती है, ठीक है, वो ये कि फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो। तो उसमें जो एब नॉर्मल प्रॉफिट है वो इंसेंटिव होता है नई फर्म्स के एंटर होने का मार्केट में, और जो लॉस है वो फर्म को छोड़ जाने पर मजबूर कर देता है, कमज़ोर फर्म्स जो छोड़ के चली जाती हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड कराएंगे कि ये डायग्राम हमने किस तरह से बनाना आपको सिखाई थी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि लुक एट दिस, Q and P, okay, this is the demand and this is supply curve, okay, supply and demand curve, this is the equilibrium point, okay. So ये क्वांटिटी डिटरमिन हो गई और ये आपकी प्राइस डिटरमिन हो गई। नाउ अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था P ये कर्व है प्राइस की कर्व जो कि
एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, जो कि माइनर रेवेन्यू के बराबर होता है, और यही इसी को हम डिमांड कर्व भी ये कहते हैं। ठीक है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, जहाँ पर MC और MR इक्वल होते हैं वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इतनी क्वांटिटी जो है वो दिखेगी। ठीक है, अब देखें अगर सूरत हाल एवरेज कॉस्ट ऊपर है, एवरेज कॉस्ट नीचे है और एवरेज कॉस्ट इधर से गुजर रही है इसी पॉइंट से एग्जैक्ट। ठीक है, अगर इसी पॉइंट से गुजर रही है नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर ये वाली एवरेज कॉस्ट राइट सो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और अगर ये वाली सूरत हाल है कॉस्ट है तो ये वाला लॉस है। ओके, नाउ दिस इज लॉस, दिस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट को आपको याद है हम प्राइस से जाहिर करते हैं। ठीक है, ओके, ये तीन सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है, यानी कि आपकी अगर एवरेज कॉस्ट ये है AC1 तो आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, अगर AC2 है तो आप नॉर्मल प्रॉफिट है, और अगर AC3 है तो उस फर्म को लॉस हो रहा है। ओके, अगर ये लॉस दिस वन ये लॉस जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा है तो वो शट डाउन पोजीशन है, फर्म कारोबार बंद कर देगी। ठीक है, बंद करके सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट फेस करेगी। ठीक है, अगर ये वाला ये डिस्टेंस राइट ये इक्विलिब्रियम से ये वाला लेट से इसका नाम A रख लेते हैं, सो AC अगर ये डिस्टेंस जो है फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा है तो फर्म शट डाउन यानी कि कारखाना बंद करने की सूरत हाल होगी। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, 3 पॉसिबिलिटीज़ जो कि हम जो है वो शॉर्ट रन के अंदर आपको बताई थी। इसके अलावा भी 2 थी, हमने आपको पिछले लेक्चर में तफसीलन बताई। ठीक है, अब चूँकि लॉन्ग रन के अंदर एंट्री और एग्ज़िट का जो है मामला वो अब इतना वक्त होता है कि नई फर्म आके कारोबार शुरू कर सके। ठीक है, और इतना वक्त होता है कि पुरानी फर्म कारोबार छोड़ के जा सके। तो इंसेंटिव प्रॉफिट होता है एंट्री के लिए। ठीक है, ओके, सो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो इंसेंटिव होता है नई फर्म्स की एंट्री के लिए, इसलिए नई फर्म्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो वेल अब हम जो है वो अगर हमें ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड द लॉन्ग रन। अब आपको मालूम है इन ए कम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड लॉस और द फोर्सेस ड्राइविंग लॉन्ग रन चेंज। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इकोनॉमिक प्रॉफिट और इकोनॉमिक लॉस जो है ये जो है लॉन्ग रन में चेंजेस, जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की चेंजेस हैं उनमें जो है उन ड्राइविंग फोर्स है। ओके, सो देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूड इकोनॉमिक प्रॉफिट या लॉस कॉजेज आउटसाइडर टू एंटर और टू एग्जिट द मार्केट। ओके, सो हर फर्म जो है वो देखती है कि इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंट्री के लिए और लॉस एग्जिट। ठीक है जी, सो ज़हन में रखिएगा अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो इट मीन्स कि नई फर्म्स एंटर होंगी, अगर लॉस हो रहा है तो फर्म्स एग्जिट हो जाएंगी। ठीक है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन के अंदर आपके पास यू हैव इनफ टाइम कि आप नया कारोबार शुरू कर सकें, ये पुराना छोड़ के चले जाएं। ठीक है, सो इन रियल वर्ल्ड एंट्री एंड एग्जिट अकर लिटरली एवरी डे। ठीक है, इन सम केसेस वी सी एंट्री अकर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ न्यू entirely new firm. Entry can also occur when an existing firm add a new product to its line. Okay, so ये दो पॉसिबिलिटीज़ है रियल वर्ल्ड में कि पहली तो ये कि देखें एबनॉर्मल प्रॉफिट है, नई फर्म एंटर हो गई। ओके, दूसरा ये कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो वो एग्जिस्टिंग जो फर्म है वो अपनी नई प्रोडक्ट जो है ना जिसमें प्रॉफिट है उसमें उसको इंट्रोड्यूस करा दे। एग्जिट कैन अकर इन डिफरेंट वेज, सो फर्म्स मे गो आउट ऑफ बिजनेस एंटायरली, बिल्कुल छोड़ के चली जाए। ठीक है, सेलिंग ऑफ इट्स एसेट्स एंड फ्रीइंग इटसेल्फ वंस एंड फॉर ऑल कॉस्ट, राइट। सो हर तरह की कॉस्ट से छुटकारा हासिल कर ले, फर्म जो है मार्केट को छोड़ के चली जाए। ये जो है पहला तरीका है एग्जिट का। सो दूसरा क्या, फर्म स्विच आउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन even as it continue to produce other things, so वो स्विच कर जाए, प्रोडक्शन जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है उसकी दूसरी तरफ चले जाए, राइट। सो इस तरह से भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, वेल नाउ फ्रॉम शॉर्ट रन प्रॉफिट टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ये देखें एज वी एंटर्ड लॉन्ग रन much will change. Economic profit will attract new entrants. I explained it earlier, right?
increasing number of firms in market, number of firm increases, market supply curve will shift rightward, causes several things to happen. देखें आपको सीक्वेंस महसूस हो रहा होगा, आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ा, ठीक है। मैंने आपको बताया था मूवमेंट अलोंग द डिमांड एंड सप्लाई कर्व और शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। सो अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो आपको ये भी याद होगा कि अगर प्राइस में चेंज आए, ठीक है, प्राइस में चेंज आए तो हम अलोंग द कर्व मूव करते हैं। अगर प्राइस में चेंज आए, हम अगर डिमांड केस है तो अलोंग द डिमांड कर्व, और अगर सप्लाई केस है तो अलोंग द सप्लाई कर्व जो है वो। अगर नई फर्म्स के आ जाने से सप्लाई में जो है वो इजाफा हो गया तो सप्लाई कर्व जो है आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और कमी हो गई है तो वो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको यकीनन बातें याद होंगी ना, जैसे कि मैं बिल्कुल आपको रिमाइंड करा देता हूँ यहाँ पर छोटा सा इसको। Okay, so well, let's say this is supply and this is demand, this is the equilibrium, ये equilibrium quantity होगी, ये equilibrium price होगी। अब हम फर्ज करते हैं नई फर्म्स मार्केट में एंटर हो गई, नई फर्म्स मार्केट में एंटर हो गई हैं, तो उससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। सप्लाई बढ़ी तो अब ये आपका सप्लाई कर्व एस डैश, यानी कि ये आप शिफ्ट हो गया इस तरफ टुवर्ड दैट साइड। ये शिफ्ट किस वजह से हुई है, ठीक है, क्योंकि नई फर्म्स मार्केट में एंटर हो गई, ओके। और अगर प्राइस की वजह से होती है ये चेंज तो हम इस डिमांड सप्लाई कर्व के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये सप्लाई कर्व जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो अ नंबर ऑफ फर्म इंक्रीजेज, मार्केट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड काजिंग सेवरल थिंग्स टू हैपन। क्या क्या होगा फिर उससे, सबसे पहली चीज मार्केट प्राइस बिगिन टू फॉल। देख लें आप, ये नया इक्विलिब्रियम बन गया, ओके। यानी कि प्राइस आपकी क्या हो गई, कम हो गई। आप देखें डाउनवर्ड, ठीक है, क्या हुई, पहले ये प्राइस थी अब ये प्राइस होगी, ओके। सो प्राइस आपकी डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई, ओके, यू अंडरस्टैंड। सो इससे देखिए आपने कि मार्केट प्राइस बिगिंस टू फॉल, एज मार्केट प्राइस फॉल डिमांड कर्व फेसिंग ईच फर्म शिफ्ट डाउनवर्ड, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था ना कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम बनाते हैं, वो इक्विलिब्रियम वो जो है फर्म का डिमांड का भी होता है वो प्राइस पे, चूँकि आपको ये भी याद होगा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म प्राइस टेकर होती है, ठीक है। सो उसका डिमांड कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है क्योंकि वो गिवन प्राइस के ऊपर उसने बेचना है, राइट। सो अगर ये नीचे की तरफ आ गया तो अब आपका उस फर्म का डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ईच फर्म स्ट्राइविंग एज ऑलवेज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट will slide down its marginal cost curve decreasing output, okay। so वो अपनी marginal cost से के जो है वो जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा था, आपको याद है ना कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता था, ठीक है। ये मैं जस्ट यहाँ पर अगर आपको रिमाइंड कराता हूँ, ठीक है, ये प्राइस थी, ओके, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, ओके। सो दिस इज प्राइस, this is AR, so this is the marginal cost curve, okay। सॉरी ये थोड़ा सा है ना, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब प्राइस कम हो गई, ये नीचे शिफ्ट, अब नया इक्विलिब्रियम ये होगा। इट मीन कि पहले आप यहाँ पर थे, अब आप इस जगह पर आ गए, ओके। सो ईच फर्म विल स्लाइड डाउन इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिक्रीजिंग आउटपुट। यहाँ पे थी ना तो इतनी आउटपुट थी, लेट्स से Q1, ओके। अब यहाँ पर आ गई तो आपने देखा आउटपुट पे क्या असर पड़ा, आउटपुट पहले की निस्बत कम हो गई, ओके। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सो देखें क्या हुआ, मार्केट में प्रॉफिट था, नई फर्म्स आ गई, नई फर्म्स आ जाने से क्या हुआ, ठीक है जी, उससे मार्केट सप्लाई जो है वो आपकी राइट वर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट। उससे क्या हुआ, प्राइसेस कम हो, ठीक है। उससे क्या हुआ, आपका जो डिमांड कर्व है फर्म का वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। जब वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो फर्म मार्जिनल कॉस्ट के पहले ऊपर की तरफ से आप कंपैरेटिवली नीचे की तरफ आ जाएगी। अंडरस्टैंड। ये मैं तफसीलन अगली जाके आगे डायग्राम्स में आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त आपको बताने की जो है वो मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो मार्केट प्राइस जो है वो गिर जाएगी, किस वजह से, नई फर्म एंटर हुई है, सप्लाई बढ़ गई, मार्केट प्राइस गिर गई। फिर क्या हुआ, उससे क्या हुआ, डिमांड कर्व जो ईच फर्म जो फेस कर रही है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, जिस मार्जिनल
माइनर रेवेन्यू और माइनर कास्ट जहाँ पर इक्विलिब्रियम बना रहे थे, ठीक है, उससे नीचे की तरफ इक्विलिब्रियम, यानी कि माइनर जो कॉस्ट है उससे आप नीचे की तरफ शिफ्ट आए, जिस पॉइंट पे पहले थे उससे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेट्स सी कि दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन द मार्केट एंड द फर्म कंटिन्यू अंटिल वेल, ये एडजस्टमेंट कब तक होती रहेगी? बड़ी सिंपल सी बात है, देयर इज एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द मार्केट, नई फर्म आना शुरू हो जाएंगी, उससे सप्लाई बढ़ जाएगी, माइनर कास्ट पे आप नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, डिमांड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाने की वजह से अब क्या हुआ, और एक फर्म आ गई, उससे सप्लाई और बढ़ गई, ठीक है, उससे माइनर जो आप डिमांड का और नीचे आ गया, जिससे आप और माइनर रेवेन्यू का और नीचे, ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ठीक है, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब आपका कम होता प्रॉफिट जो है नॉर्मल ना हो जाए। ओके, जब प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा तो ना एग्जिस्टिंग फर्म जो है उसको एग्जिट करने में कोई इंटरेस्ट होगा, ना जो है वो बेनिफिट होगा, ना नई फर्म को एंटर होने में कोई बेनिफिट नज़र आएगा। ओके, सो व्हेन द रीज़न फॉर एंट्री पॉजिटिव प्रॉफिट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो जब तक आपका एबनॉर्मल जो पॉजिटिव प्रॉफिट है, नई फर्म्स आती रहेंगी। जब ये रीज़न पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं रहेगा, यानी देयर इज़ नो पॉजिटिव प्रॉफिट इन द मार्केट, फिर क्या होगा, फर्म्स जो है एंटर होना जो है वो कम कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, ठीक है। रिक्वायर्स मार्केट सप्लाई कर्व टू शिफ्ट राइटवर्ड एनफ एंड द प्राइस टू फॉल एनफ, राइट। सो देखिए, नई फर्म्स आती चली जा रही हैं तब तक जबकि पॉजिटिव प्रॉफिट मौजूद है, उससे क्या होगा, सप्लाई कर्व आपकी राइटवर्ड शिफ्ट होती चली जाएंगी, कब तक, जबकि प्राइस जो है वो एनफ काफ़ी फॉल ना कर जाए, इतनी फॉल ना कर जाए कि जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो कम होता नॉर्मल प्रॉफिट ना हो जाए, ठीक है। उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। सो इन अ कम्पिटिटिव मार्केट पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट न्यू एंट्रेंट्स अंटिल इकोनॉमिक प्रॉफिट इज रिड्यूस टू जीरो, ठीक है। सो आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझनी है। सवाल तो ये पैदा होता है ना कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है मार्केट में, नई फर्म्स एंटर होंगी, कब तक वो एंटर होती रहेंगी? वो तब तक एंटर होती रहेंगी जब तक कि नियर इक्विलिब्रियम की प्राइस जो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से प्राइसेस कम होती ना चले जाएं। और कब तक वो प्राइस कम होती चली जाएंगी? तब तक जब तक कि वो प्रॉफिट नॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट आपको समझाया, ठीक है। नाउ लुक एट दिस फिगर। सो ये आप इस फिगर को अच्छी तरह से जो है बार बार देख चुके हैं, लिहाजा आप देखें वाई एक्सिस पे प्राइस है और आपकी लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम और एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, और नेक्स्ट जो है फर्म वो डॉलर्स और जो है वो क्वांटिटी के हवाले से, ठीक है। लुक एट दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई, ओके, द ए पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऑलराइट। सो देन इट मीन्स कि प्राइस और क्वांटिटी डिटरमिन होगी। सो प्राइस $4.5 जो है वो आपकी डिटरमिन हुई और 900,000 जो है वो क्वांटिटी डिटरमिन होगी, राइट। सो ये जो प्राइस है ये दूसरे डायग्राम में जाकर फर्म का डिमांड कर्व बन जाएगी, ओके। सो माइनर कॉस्ट ने डिमांड कर्व को, जो कि प्राइस भी के बराबर होता है, जो कि एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, जो कि माइनर रेवेन्यू के बराबर होता है, ए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो जो क्वांटिटी फर्म सेल करे बेचेगी वो 9,000, ओके। सो प्राइस 4.5 पर वो फर्म जो है 9,000 जो है वो क्वांटिटी बेचेगी। सो वेल, इसको देखिए कि ये 4.5 किसने डिटरमिन किया? मार्केट ने। मार्केट में डिमांड और सप्लाई ने डिटरमिन किया। अब उस फर्म ने अगर उस जो है वो मार्केट में प्रोडक्शन देनी है तो वो प्राइस टेकर है, ठीक है। 4.5 पे वो 9,000 आउटपुट देगी बुशल्स की, राइट। सो दिस इज द अब देखिएगा अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हियर वी गो, दिस इज द प्रॉफिट। सो ईच फर्म अर्न्स an economic profit. Look at this gray area, this is the economic profit, this is now look at this, what happened, here we go, this is the demand and supply। अब वो बात आपने ज़हन में रखनी है, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको समझ आना, ग्रे एरिया दे रही मीन कि जब प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, राइट, एट द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, दैट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, राइट, और इकोनॉमिक प्रॉफिट, राइट। सो अब देखिए इसको, ये दिस इज द इक्विलिब्रियम, राइट, 4.5, दिस इज द previous diagram, this is the gray area is the profit area, okay। now what happened, अब ये इस ग्रे एरिया को देख के क्या होगा,
नई फर्म जो है अट्रैक्ट होंगी मार्केट में, किस लिए? एंटर होने के लिए। ओके, सो फर्म नई एंटर हुई तो सप्लाई जो है आपका किस तरफ शिफ्ट हुआ? राइट वर्ड। ओके ओके, नाउ देखें, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम। सो न्यू इक्विलिब्रियम इज $2.5, राइट? तो प्राइस 2.5 और जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, जिससे आप देखें नया इक्विलिब्रियम आपका ए की बजाय ई पर, ठीक है? सो ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप उसे गौर से देखें, ई पॉइंट ऐसा है जो प्राइस और एवरेज टोटल कॉस्ट और डिमांड और एवरेज रेवेन्यू ये और मार्जिनल कॉस्ट ये सारे इस पॉइंट पर जो है वो इसी पॉइंट से ई पॉइंट से गुजर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है, ये जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट आप उसे कह सकते हैं। क्या जी? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। सो इसके बाद नई फर्म मार्केट में एंटर नहीं होगी कि देयर इज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब वो जो वजह थी फर्म्स के जो है मार्केट में एंटर होने की, राइट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, वो नहीं रहा, यानी कि देयर इज नो मोर इकोनॉमिक प्रॉफिट विच अट्रैक्ट्स न्यू फर्म्स टू गेट इनटू द मार्केट। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस। सो सप्लाई आपका राइट साइड पे शिफ्ट हुई, प्राइसेस कम हो गई, जो पहले डिमांड थी D1 वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, राइट? सो नई डिमांड का बन गई और नया इक्विलिब्रियम पहले ए पे था, नया इक्विलिब्रियम ई पर आ गया, जिससे जो है अब नॉर्मल प्रॉफिट खत्म होकर आप जो है नॉर्मल प्रॉफिट आपका जो है फर्म्स अर्न करना शुरू कर देंगे। अब ये जो आपका जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, अब नई फर्म के एंटर होने की जो है उससे अब कोई अट्रैक्शन मार्केट में मौजूद नहीं है। ओके, now distinguishing short run from long run outcomes, right? In short run equilibrium competitive firms can earn profit or suffer losses. So short run के अंदर जो firms हैं, आपको मैंने बताया था ना कि abnormal profit भी कमा सकती हैं, abnormal loss भी हो सकता है और shut down की भी position हो सकती है, right? So in long run आप देखें, in long run equilibrium after entry or exit has occurred, right? Economic profit is always zero, right? अब चूंकि free entry और free exit है, economic profit है, right? तो entry होती चली जाएगी और अगर loss है तो exit होता चला जाएगा और क्या होगा? zero economic profit या normal profit आपका जो है वो long run के अंदर हमेशा होगा, right? और याद रखिएगा ये हमेशा से मुराद ये है कि जब ये entry और exit का process complete हो जाए उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट होगा, राइट? सो when economists look at a market, they automatically think of short run versus long run. So, right, choose the period more appropriately for the question at the hand. Basic principle जो है short run versus long run outcome. Market behave differently in the short run and the long run. In solving a problem we must always know which of these time horizon we are analyzing. So बहुत important है, आपसे इक्विलिब्रियम की बात हुई, फर्म के प्रॉफिट्स की बात हो या आपसे इस तरह का क्वेश्चन हो, तो पहली चीज़ आपने क्या समझनी है कि क्या शॉर्ट रन का पूछा जा रहा है या लॉन्ग रन का पूछा जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और क्योंकि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में देखें आपकी डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है? और the notion of zero profit in perfect competition, we have not yet discussed plant size of the competitive firm. अभी तक हमने प्लांट साइज की बात नहीं की, ठीक है, इस पूरी डिस्कशन में, ठीक है, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, ठीक है? द सेम फोर्सेज एंट्री एंड एग्जिट दैट causes all firm to earn zero economic profit also ensures. क्या? In long run equilibrium every competitive firm will select its plant size and output level so that it operates at minimum point of its large run average total cost curve. So optimally बेहतर तरीके, ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, ठीक है? आपको कॉस्ट का लेक्चर याद है ना, ये एनवेल्प करता है बहुत सारे शॉर्ट रन को, ठीक है? तो मिनिमम पॉइंट पे, ठीक है जी, मिनिमम पॉइंट पे ऑपरेट कर सके, ठीक है, फर्म, सो दैट जिसे हम कह सकते हैं कि ये वो प्लांट साइज है जो फर्म सेलेक्ट करना चाहती है, ठीक है? अगर आपको कॉस्ट का कंसेप्ट यकीनन याद होगा, ठीक है? ये देखिए आप, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? सो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है,
ख्याल आई? ये वो पॉइंट है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। सो फर्म इस पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहिए, राइट? ये प्लांट जो है, अब ये प्लांट से यहाँ पे एक शॉर्ट रन होगा, यहाँ पे लेट्स से कोई दूसरा शॉर्ट रन, ये फिर तीसरा शॉर्ट रन, इन सारे शॉर्ट रन को एक लॉन्ग रन एनवेल्प बना रही है। तो ये वो जो है प्लांट साइज है जो वो फर्म जो है वो बेसिकली जो है ना सिलेक्ट करेगी, ठीक है? सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, परफेक्ट कंपटीशन एंड प्लांट साइज। सो अब आगे हम फिर डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेट अ फर्म in a perfect competitive market, but panel A does not show a true long run equilibrium. ठीक है? How do we know that? In long run, typical firm wants to expand. Why? क्यों expand करना चाहती है? Because by increase its plant size, it could slide down its long run average cost curve and produce more output at lower cost per unit. और फिर दूसरा, by expanding firm could potentially earn an economic profit. Okay, so ये बिल्कुल सादा सी बात है, ठीक है? नीचे वाले पॉइंट पे, मिनिमम पॉइंट पे क्यों आना चाहती है? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है? So entry and expansion must continue in the market until the price fall to the P-static equilibrium price, because only then will each firm doing the best that it can do earn zero economic profit. So look at this. Here we go. Look at this. No. Now this is the demand, right? Which is minor revenue 1. Okay. So with its current plant and every total cost curve, the firm earns zero economic profit. You can see very clearly, okay? कि माइनर कास्ट और माइनर रेवेन्यू जो है वो, दिस इज द पॉइंट, राइट? यू कैन सी दिस इज द पॉइंट, ओके? सो इक्विलिब्रियम विद एमसी और ये डिमांड का इक्वल हो रहे हैं, तो आप देखें एवरेज कास्ट वहीं से है, तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, ओके? यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। नाउ लुक एट दिस, the firm could earn positive profit with a large plant producing here, right here. Look, this is the point. Here, this is the point. Firm can earn profit because this is the point. If the price is that one, right, and this is the cost, so firm जो है वो profit earn कर सकती है अगर वो इस plant size को जो है opt करे, ठीक है? The firm could earn positive profit with a large plant, right? So existing जो ATC1 है उससे बड़े plant से वो profit earn कर सकती है, exact producing here where I mentioned, okay? Now look at this, look here. As all firm increases plant size and output, market price fall to its lowest possible level. देखिए सब फर्म्स ने जब प्लांट साइज जो है ना अपना बड़ा किया, ठीक है, तो सारी फर्म्स जो है वो मार्केट प्राइस जो है वो गिरती कम से कम कीमत पर, कम से कम कीमत वही हो सकती है ना जहाँ पर कॉस्ट मिनिमम है, राइट? सो उस जगह तक जो है वो पहुँच चुकी है, राइट? सो आप देखें कि एज ऑल फर्म इंक्रीज प्लांट साइज, आप देखें जब सब फर्म्स ने प्लांट साइज, क्योंकि इस प्लांट साइज में प्रॉफिट की गुंजाइश मौजूद है, सो सब फर्म ने लार्ज फर्म जो है वो प्लांट साइज जो ऑप्ट करना शुरू किया, तो अल्टीमेटली जो है वो D2 इज इक्वल टू MR2 और लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट जहाँ पर टेंजेंट, दिस इज द पॉइंट। So this is the plant ATC2 MC2 जहाँ पे इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, और you can see this is the point, right? ये वो पॉइंट है जो सारी फर्म्स जो हैं जब प्लांट साइज जो है वो साइज बढ़ा लेंगी, ठीक है, तो आउटपुट बढ़ाएंगी, तो यहाँ पर प्राइस गिरती इस सतह पर आ जाएंगे, ओके? सो and all firm earn zero economic profit and produce at minimum long run average total cost. So long run के अंदर आपको समझ आएगी minimum average total cost जहाँ पर होती है फर्म वहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं, अल्टीमेटली उन्हें वहाँ पर आना होता है, ठीक है, आ जाती हैं, ठीक है? प्लांट साइज को जो है वो बढ़ाते वो उस जगह तक आएंगी जहाँ तक उनकी एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम पर हो, ठीक है? सो प्राइस कम होते वहाँ तक आएगी जहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। इट मीन कि आपका जो प्लांट साइज है वो बेहतर तरीन है, ओके? नाउ अ समरी ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म इन द लॉन्ग रन, राइट? आप देखें कि कैन पुट इट ऑल टुगेदर विद अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, एट ईच कॉम्पिटिटिव फर्म इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम P इज इक्वल टू MC, मिनिमम ATC, मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट, ओके? सो लॉन्ग रन के अंदर अल्टीमेटली, ठीक है, आप
price is equal to marginal cost, which is equal to minimum average total cost, which is equal to the long run average minimum at the long run average total cost. So at each competitive firm in long runs equilibrium पर ये कंडीशन होती है कि प्राइस किसके बराबर होती है, मार्जिनल कास्ट। और वो जगह कौन सी होती है जहाँ पे आपका मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट है, और वो जगह कौन सी होती है जहाँ पे मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट है। ठीक है, आप ऊपर का प्लांट साइज है, ठीक है, आपका छोटा प्लांट साइज है, तो आप देखिए आपको फिर डिवाइड करा दो ना, प्लांट साइज डिफरेंट एवरेज कॉस्ट का, हर शॉर्ट रन के अंदर आप मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग रन के अंदर यू कैन एक्सपेंड द प्लांट, या ना, तो आप कहाँ पर आएंगे जहाँ पर मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट है। ओके, सो आपने पिछली डायग्राम में ये जो है देखा होगा इन फिगर 9 be this equally satisfied with the typical firm produced at point A. Look at this is the point, E point, right? This is the E point. This shows where the plant size जो है वो सारी firms जो है उसी को जो है इस ऑप्ट करेंगी ताकि उनकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम। ओके, शॉर्ट रन के अंदर वहाँ पर प्रोडक्शन होती है जहाँ पर शॉर्ट रन का जो है वो एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। ठीक है, और फिर प्लांट साइज जो है वो बढ़ाते बढ़ाते लॉन्ग रन के अंदर अपने जो है वो ई पॉइंट तक आना है, राइट। नो, where its demand, marginal cost, average total cost and long run average total cost curves are intersecting. Okay, in perfect competition consumers are getting the best deal they could possibly get, right? So remember, इससे बेहतर लॉन्ग रन के अंदर कंज्यूमर जो है डील बेहतर नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि प्राइस कम होते होते वहाँ तक आने होती है जहाँ तक एवरेज कॉस्ट मिनिमम लेवल पर है। ओके, नाउ अ चेंज इन डिमांड, शॉर्ट रन इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड इज, आपको याद है ना कि डिमांड शॉर्ट रन में जो है वो किस तरह से, मार्केट प्राइस, मार्केट क्वांटिटी और इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका शॉर्ट रन इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड जो है, ये आपको डिमांड का चैप्टर अच्छी तरह से लेक्चर याद होगा। ठीक है, व्हाट हैपन इन लॉन्ग रन आफ्टर डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, राइट, मार्केट इक्विलिब्रियम विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस, विल ट्राई टू क्वांटिटी, प्राइस, equilibrium. Okay, this is demand curve, this is supply curve. Okay, अब now demand curve आपका this rightward shift हो गया। Okay, so what happened? Quantity पे क्या असर पड़ा? Increase. Price पे क्या असर हुआ? Increase. Okay, so what happened in long run of demand curve shift, right? Market equilibrium will move from point A to C. Mean, let's say this is the point A and this is point C. Okay, we'll see in next diagram as well. Long run supply curves, curve indicates quantity of output that all sellers in a market will produce at different price level, right? After all long run adjustment have taken place, we'll see next diagram. Look at this. Now here we go. Okay, so demand और supply A point पर equilibrium. Okay, now this is the price, उस तरफ जाके long run average total cost minimum पे है, marginal cost वहाँ पे equilibrium बना रहा है, price profit जो है वो zero economic profit है, right? So ये वो diagrams हैं जो अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गए। Look at this new equilibrium, okay, and increase in cost, right? Here we go, demand ऊपर की तरफ shift हो गई, rightward shift हुई, equilibrium A से B पर चला गया। ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट और डिमांड जो है बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, अब इसके हियर वी गो, सप्लाई कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ये बोला क्यों शिफ्ट हुआ, आपने गौर किया? ये इसलिए शिफ्ट हुआ कि ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट से एबनॉर्मल प्रॉफिट की सूरत हाल पैदा हो गई थी, राइट। सो हियर वी गो, नाउ दिस S2 न्यू सप्लाई कर्व, द न्यू equilibrium is C, price is P2, quantity is Q2. Okay, here we go, long run average total cost is exact ऊपर ATC2. Now here we go, this is the C point and P2 and Q1. Now by joining A and C, look at this, this is the supply curve in the long run. Okay, by joining this
पहले वाला इक्विलिब्रियम और बाद वाला इक्विलिब्रियम दोनों ज्वाइन किया, तो हम इसको लॉन्ग रन जो है वो सप्लाई कर्व जो हमने डिराइव कर लिया. ओके, नाउ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज. Increase in demand for input causes price of those input to rise. Very simple. This type of industry is called an increasing cost industry. Okay, increase in demand for an input causes price of those inputs to rise. Right? अब labor, capital, land, organization inputs हैं, ठीक है. इस तरह रॉ मटेरियल भी इनपुट हो सकते हैं. अब अगर इनकी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, तो इनकी प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा? ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. सो ऐसी इंडस्ट्री जिनकी इनपुट के बढ़ जाने से कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसे इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री बोलते हैं. ओके, एंट्री कॉज इनपुट प्राइस टू राइज, शिफ्ट अप टिपिकल फर्म्स ATC कर्व, और इससे क्या होता है, और रेज मार्केट प्राइस एट विच फर्म अर्न जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. सो उससे क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं ताकि जो है वो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट फर्म्स अर्न करें. एज अ रिजल्ट लॉन्ग रन सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड. ओके, लुक एट दिस. सो नाउ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री. दूसरी देखिए अदर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं. इंडस्ट्री माइट यूज such a small percentage of total input that even as new firm enter there is no noticeable effect in input price, called a constant cost industry. ठीक है. So entry has no effect on input prices, so typically firm every total cost curve stays put. What market price at which firms earn zero economic profit does not change. Long run supply curve is horizontal. So third option हो सकती है decreasing cost industry, in which entry by new firm actually decreasing input price. So entry causes input price to fall, causes typically firms ATC curve to shift downward, और इससे lower market price at which firms earn zero economic profit. As a result long run supply curve slopes downward. Okay, so ये सारी options है आपने देखने, और 3 option increasing, decreasing and constant cost industries. Okay, market signals and the economy. In real world, demand curve for different goods and services are constantly shifting. As a result, increase or decrease in the market price changes. Is that right or wrong? सिंपल सी बात है, हकीकी ज़िंदगी में डिमांड जो है वो कर्व्स जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, ठीक है, वो मुसलसल तब्दील आ रही हैं. फिर क्या होगा, as demand increase or decrease in a market price changes, right? So economy is driven to produce whatever collection of the goods consumer prefer, right? ये सारी बातें हम consumer equilibrium में कर चुके हैं. In a market economy, price changes act as a market signal, ensuring that the pattern of production matches pattern of the consumer demand, right? कब ये होता है, when demand increases, a rise in price signal firm to enter market, increasing industry output. प्राइसेस इजाफा हुआ. अब अपने जेन में रखना है आपको. मैंने डिमांड के बताया था, उस तफसीलन बताया था कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइसेस, और किस तरह से ये चेंजेस आ सकती हैं. ठीक है. सो अब देखिए कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेस अ राइज इन प्राइस सिग्नल फर्म टू एंटर. प्राइसेस जो है वो डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई. प्राइसेस बढ़ी तो अब ये क्या सिग्नल होगा, इसका मतलब प्रॉफिट जो है ना जो है वो जीरो इकोनॉमिक से इकोनॉमिक प्रॉफिट की तरफ जाना. तो फिर ये सिग्नल होगा किसके लिए, नए फर्म के वो एंटर हो जाए मार्केट में. ठीक है. और जब डिमांड डिक्रीज हो फिर प्राइसेस डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि सिग्नल होगा टू एग्जिट द मार्केट. सिग्नल किसके लिए, उन फर्म्स के लिए होगा कि आप मार्केट को छोड़ के चले जाएं. ठीक है. तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री की आउटपुट कम होगी. ऑलराइट. नाउ so market signal price changes that causes firm to change their production to move closely match consumer demand, right? So very simple. No single person or government agency direct the process. This is what Adam Smith means when they suggest the individual decision maker act for the overall benefit of the society, even though an individual, they are merely trying to satisfy their own desire as if guided by an individual hand, right? So ये लेज़र इकोनॉमी का कंसेप्ट है. इंशाल्लाह जो है हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. जो है वो कैपिटलिज्म को जब हम डिस्कस करेंगे, कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ को डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म को, प्राइस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, तो होपफुली वो हम तफसीलन डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो दिस वाज टुडेज लेक्चर. अब आपको देखिए कि आपने जो ये पिछला लेक्चर और ये लेक्चर, ये दोनों मिला के पढ़ने और मिला के समझने. ठीक है. अब देखें हमने इसमें परफेक्ट कंपटीशन को देखा.
परफेक्ट कंपटीशन की सबसे पहले आपने उसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, गुड्स आर होमोजेनियस, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अगरचे कि रियल वर्ल्ड में हम इसकी एग्जांपल जो है आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये इकोनॉमिक जो है वो फर्म को समझने के लिए ये बेस्ट परफेक्ट कंपटीशन मेथड है, राइट। सो आप इसको देखिए। फिर हमने इसको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिवाइड किया। शॉर्ट रन में हमने देखा कि एंट्री और एग्जिट का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि नई फर्म एंटर हो, नया कारखाना लगाए, प्लांट लगाए। सो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, ओके। बट इन लॉन्ग रन जो है वो टाइम स्पैन की वजह से आप जो है वो फर्म जो है वो नया कारखाना लगा सकती है, आप उसकी वजह से अब एक सिग्नल बन गया, ठीक है। इफ देयर इज इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द मार्केट, सो इट इज सिग्नल फॉर न्यू फर्म टू एंटर इन द मार्केट, अंडरस्टैंड। सो और अगर जो ये इसके वैसा वर्षा दूसरी तरफ देखें कि अगर ये लॉस है तो ये जो है वो अब जो है फर्म्स जो हैं वो कमज़ोर फर्म्स जो मार्केट में वो छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। और उससे जो है वो प्राइसेस राइज होना शुरू हो जाएंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज सिंपल डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, राइट। न्यू एंट्री मीन सप्लाई का शिफ्ट राइट वर्ड मीन प्राइस कम हो जाएगी, राइट। प्राइस कम होगी तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम यानी कि फर्म अपने मार्जिनल कॉस्ट के से थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कि प्रॉफिट जो है वो टेंडेंसी होगी किस तरफ, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट की तरफ, राइट। सो इफ देयर इज लॉस तो फर्म्स छोड़ के चली जाएंगी, सप्लाई वापस उसी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी, उसी जगह में ऊपर की तरफ आपके लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, जिससे प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, जिससे जो लॉसेज हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। ये कब तक प्रोसीजर होता रहेगा? फर्म्स एग्जिट करके जाती रहेंगी जब तक प्रॉफिट नॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। अब और इसमें जो अहम चीज़ वो आपने देखना है कि ये भी पॉसिबल है। नई एंट्री का मतलब एक ये भी है कि नई फर्म आके कारोबार शुरू कर रहे हैं। नई एंट्री का मतलब ये कि एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट जिसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट है फर्म वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, स्विच कर, ओके। सो जो एग्जिट का मतलब ये भी है कि फर्म बेच बिचा के फॉर गुड लीव द मार्केट, हमेशा के लिए मार्केट छोड़ के चली जाए, ठीक है, ताकि वो किसी किस्म की कॉस्ट को फेस ना करे, राइट। ये भी पॉसिबिलिटी, और विद इन द मार्केट वो प्रोडक्ट को स्विच भी कर सकते हैं, दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ हमने परफेक्ट कंपटीशन को देखा। और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम मोनोपोली को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह फर्म जो है मोनोपोली के तहत इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन करती है। सो इसको देख के आइएगा अगले लेक्चर में, और इंशाल्लाह ताला हम आपको मोनोपोली को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।